हम लोगों को लीगल एप्टीट्यूड के इस सत्र में आपका जो आज का एजेंडा है उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चर्चित बिल्किस बानो मामला मैंने रखा है। जजमेंट्स रखे हैं कुछ जो सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड हैं, उन पर चर्चा करना है, बताना है आपको। और फिर क्विकी है और कोटेशंस हैं, जैसा कि हमारा हर बार का एजेंडा रहता है। अब इस संबंध में ये बात हमको ध्यान में रखना है कि मैंने जो बिल्किस बानो वाला डिस्कशन का रूपरेखा बनाई है उसमें सबसे पहले तो ये बनाया है कि सबसे पहले हम ये समझें कि दंडादेश पाए हुए व्यक्तियों के क्षमादान का प्रोविज़न कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किस किस अथॉरिटी में वो पावर है कि वो माफ़ कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि बिल्किस बानो का मामला क्या है, यानी तथ्यात्मक उसका एक सीक्वेंस क्या है, आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्रोनोलॉजी क्या है उस मामले की, कब क्या घटित हुआ। इससे ये हमारे दिमाग में इस मामले के प्रति समझ का एक गंभीरता पैदा होगी। और फिर उसके बाद जो है किस आधार पर ये जजमेंट दिया गया। और एंड में मैंने सोचा है कि इसी जजमेंट में जो डिवीजन बेंच हैं उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों को भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सरकार के काम करने के तरीके के बारे में और मूल अधिकारों का क्या महत्व है, उसको कैसे छीना जाना चाहिए, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां बनती हैं। तो हम उसे अपने जजमेंट राइटिंग के उत्तर लेखन में और मेंस परीक्षा के उत्तर लेखन में उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो क्षमा करने का जो प्रोविज़न है या क्षमा करने की जो विधि है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्षमा करने की जो विधि है वो हमको जो है सीआरपीसी में चैप्टर 32 के अंतर्गत मिलती है। और इसका एक संवैधानिक स्वरूप भी है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया गया है अनुच्छेद 72 में और 161 में। संवैधानिक शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से कार्यपालिकीय शक्ति है, उसको हम पार्डनिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मानते हैं। तो वो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ही प्रयोग की जाती है। उसमें मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति या प्रविलंब करने की शक्ति, कारावास से जो दंडनीय व्यक्ति हैं उनके कारावास को प्रविलंबन करने की शक्ति, लघुकरण या परिहार करने की शक्ति इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो वो जो शक्ति है वो बहुत वास्ट शक्ति है, यानी वहाँ पर मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की भी शक्ति राष्ट्रपति महोदय में निहित है। राज्यपाल महोदय में ये निहित नहीं है, वो सिर्फ मृत्यु दंडादेश को लघुकरण कर सकते हैं या परिहार कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं, लेकिन क्षमा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रपति महोदय की जो शक्ति है वो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेशों के संबंध में भी प्रयोग की जाती है, जबकि राज्यपाल महोदय की शक्ति उस संबंध में प्रयोग नहीं की जाती है। तो इसलिए जो है वो जो दोनों शक्तियां हैं वो उसका एक गरिमा है, उसकी एक डेकोरम है, वो संवैधानिक शक्ति बनती है। उसे एक सामान्य रूप में छीना नहीं जा सकता या कर्टेल नहीं किया जा सकता, संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता, हम जानते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस शक्ति के प्रयोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है और उसमें बहुत सारे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए हैं। वो हम संवैधानिक विधि की क्लास में देखेंगे या इसी सीरीज में आगे अगर कभी मौका आया तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है बिल्किस बानो के मामले पर। दूसरे प्रकार की जो शक्ति है वो समुचित सरकार को प्रदत्त शक्ति है, जो कि चैप्टर 32 सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है और मुख्य रूप से धारा 432 और 433 के अंतर्गत
दी गई है। ये शक्ति, इंपॉर्टेंट बात है, ये समुचित सरकार की शक्ति है। तो अगर मैं इसी चैप्टर पर जाऊं और समुचित सरकार पद को समझने का प्रयास करूं, तो देखिए मैं लिखता भी चल रहा हूं ताकि आप लोग नोट करते चलेंगे सारी बातों को और आपके दिमाग में वो बात रहे। तो आप देखेंगे कि धारा 432 है, इसका जो 7वां खंड है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, समुचित सरकार को स्पष्ट करती है। स्पष्ट करने का मतलब है कि वो बताती है कि आखिर कौन होगा। तो इसमें एक सीधा सा क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर राज्य विधि है, यानी राज्य विधि के संबंध में दंड दिया गया है, तब राज्य सरकार को माना जाएगा, और अगर केंद्रीय विधि के संबंध में है तब केंद्र सरकार को माना जाएगा, समुचित सरकार। केंद्र और राज्य सरकार से तात्पर्य आप जान ही रहे होंगे, उस ऑर्गन से है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डिस्चार्ज करती है, यानी जो कार्यपालिकीय निकाय है दोनों स्तरों पर, यानी संघ स्तर पर भी और राज्य स्तर पर। और चूंकि बिल्किस बानो का जो मामला है वो इसी धारा 432 के ऊपर केंद्रित है। उसका कारण है कि जो शक्ति दी गई है वो दो रूप में है। एक तो धारा 432 में शक्ति दी गई है, इसमें जो दंडादेश है इसके निलंबित करने की शक्ति है, और दूसरा इसे परिहार करने की भी शक्ति है। और इसी की जो अगली धारा है, धारा 437 है, ये दंडादेश के लघुकरण करने की शक्ति पर को स्पष्ट करती है। बिल्किस बानो का जो मामला है वो धारा 432 के परिहार करने की शक्ति से संबंधित है। इसको रेमिशन कहते हैं। ये सस्पेंशन है, और ये जो ये वाला है इसको कम्यूशन कहते हैं, कम्यूटेशन। निलंबन करने में जो दंडादेश होता है उसको रोक दिया जाता है, स्टे कर दिया जाता है। परिहार और लघुकरण का प्रभाव एक होता है। परिहार में जो होता है वो सजा से, कारावास से माफी है, यानी कारावास अब आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। और लघुकरण का मतलब है कि कारावास को शॉर्ट कर देना। जैसे 10 साल का कारावास है तो 2 वर्ष का कारावास कर देना या 3 वर्ष का कारावास कर देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान में रखना है कि जो बिल्किस बानो का मामला है वो 432 के रेमिशन से रिलेटेड है, यानी परिहार से रिलेटेड है। इस संदर्भ में हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि बिल्किस बानो का केस जो है वो अनुच्छेद 161 से रिलेटेड नहीं है या 72 से रिलेटेड नहीं है, राष्ट्रपति के क्षमादान और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है समुचित सरकार के परिहार की शक्ति से। समुचित सरकार यहाँ पर गुजरात सरकार है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है बिल्किस बानो वाले मामले में, वह निर्णय ये स्पष्ट करता है कि गुजरात सरकार ने जो बिल्किस बानो गैंग रेप कांड को और हत्याकांड में जो 2 सिद्ध व्यक्ति थे, इन सब को परिहार कर दिया जाए, यानी इनको रेमिट कर दिया जाए, और इन लोगों ने अपने अपनी सजा को, जो कारावास की सजा इनको बिताई थी, उसके बाद इनको जेल से छोड़ दिया जाए। ये जो है मुख्य मामला है। मतलब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, और डिसीजन का ये रेशियो है कि धारा 432 के अंतर्गत गुजरात सरकार ने जो रेमिट किया इन 2 सिद्धियों को, वह क्या उचित था या नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो उचित नहीं था, और फलस्वरूप उस आदेश को रद्द कर दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनको विदिन
सम टाइम दिया उनको, 20-21 दिन दिया है कि इतने दिन के भीतर आपको सरेंडर करना पड़ेगा जहां जिस जेल में वो थे। अब जो सबसे पहली बात यह है कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले को बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस भारत संघ एवं अन्य, ये इसका रिट पिटिशन क्रिमिनल CRI नंबर है 491 ऑफ 2022। ये है इसका पूरा साइटेशन। तो बिल्किस याकूब रसूल जो है, ये इनका पूरा नाम है। इसी मामले को हम बिल्किस बानो नामक मामले से हम परिचित हैं, लेकिन पूरा जो वो है साइटेशन वो यही है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम करते हैं ये हैं कि जो रेमिशन का लॉ है उसको मैं आपको बताता हूं। यानी जो CRPC का धारा 432 है वो एग्जैक्टली क्या कहता है, तो इसका चार्ट एक बना लेते हैं, जिससे हमको जब लॉ क्लियर रहेगा तब हम उन बातों को समझ पाएंगे जो बातें इस बीच में इस घटनाक्रम का हिस्सा बनी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लॉ क्या है, फिर बिल्किस बानो के फैक्ट की लिस्ट को देखते हैं, कब क्या घटना घटी, फिर हम उस रेशियो पर आएंगे जो बिल्किस बानो का मामला है। अब इस क्रम में अगर मान लीजिए आज हमारा समय वो हो जाता है तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे जैसा कि हमने तय किया है। तो बिल्किस बानो के लिस्ट ऑफ डेट को देख लेंगे और फिर उस जजमेंट पर अगले क्लास में बात कर लिया जाएगा। कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से निपटाएं। तो जब धारा 432 जो है हम पढ़ते हैं, तो धारा 432 का जो पहला खंड है, देखिए वो क्या कहता है। इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं आपकी स्क्रीन पर नोट कर देता हूं। धारा 432 का जो पहला खंड है, पहली उपधारा है, वो ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है यानी पनिश किया जाता है, तब शर्तों के साथ या बिना शर्तों के दंडादेश का या उसके किसी भाग का परिहार समुचित सरकार कर सकती है। समुचित सरकार कर सकती है। अब इसी क्रम में दूसरी बात यह है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, समुचित सरकार है, उसका तात्पर्य या तो केंद्र सरकार है केंद्रीय विधि के संबंध में, या राज्य सरकार है। ये विधि के हिसाब से डिसाइड होगा और ऐसा इसी धारा की उपधारा 7 में लिखा गया है। अब ये सारे पॉइंट्स इसलिए महत्वपूर्ण बनते हैं कि इन्हीं सारे बिंदुओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को अमान्य ठहराया है। अब देखिए, पवनीत ने एक वो दिया है इनफैक्ट फैक्ट बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन 21 जनवरी डिसाइड की थी, जिन्होंने एक्सटेंड करने की माना है। ठीक है, अभी उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो एक हमको ये बात पता लगा कि 21 जनवरी तक उन्हें सरेंडर करने की बात कही थी। अब देखिए एक और यही क्लॉज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है और ये है
धारा 435 का। धारा 435 ये कहती है कि अगर कोई दंडादेश ऐसा है जिसमें जो दंड है उसमें इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या अन्य केंद्रीय अभिकरणों ने किया है, अदर सेंट्रल एजेंसीज ने किया है, तब राज्य सरकार केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद ही शक्ति का प्रयोग करेगी। ये देखिए, ये एक खास बात बनती है। धारा 435 ये कहती है कि अगर दंडादेश दिया गया है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 यानी कि सीबीआई के स्थापना का अधिनियम है ये, अगर इसने या अन्य किसी सेंट्रल एजेंसी ने दिया है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया है, तब केंद्र सरकार से परामर्श जरूर होगा। और इसके अलावा या तो केंद्रीय संपत्ति का दुर्विनियोग यानी मिस एप्रोप्रिएशन या नाश या उसे डिके करने की बात है, तब केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है इस जजमेंट में, इसलिए कि इस जजमेंट में बिल्किस का केस सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेटेड था और कायदे से गुजरात गवर्नमेंट को परामर्श करना चाहिए था, लेकिन इफेक्टिव परामर्श उसने नहीं किया। तो ये एक पॉइंट ऑफ लॉ था जो कि आपत्ति का कारण बनता है। अब इसी संदर्भ में जो बहुत सारी बातें हैं इसमें, सिर्फ एक बात ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जब ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो जिस न्यायाधीश ने उसे दंडादेश दिया था उसकी राय ली जाती है, उसकी राय ली जाती है कि क्या इसे रेमिट करना आवश्यक है या नहीं है, या क्या इसे रेमिट किया जाए या ना किया जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो एक ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि इस मामले में, बल्कि इस मामले में गुजरात गवर्नमेंट ने जब लर्नेड जो सेशन जज थे, सीबीआई जज थे, उनसे जब उनकी राय मांगा था तो उन्होंने निगेटिव राय दिया था, यानी उन्होंने इस बात को नकारा था कि इनको रेमिट करना चाहिए। लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखना होगा कि टेक्निकली गुजरात सरकार इस पॉइंट पर गलत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि उसकी राय ले सकेगी। तो राय को मानना या ना मानना सरकार के ऊपर है, लेकिन अगर हम राजधर्म की बात करें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, तो राजधर्म यही कहता था कि पीठासीन अधिकारी की राय को महत्व दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। उसके अलावा धारा 433 का भी एक आपत्ति का कारण बनता है इस पूरे रेमिशन प्रोसेस में। धारा 433 का ऑफ सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरा इसी पर बेस है ये पूरा डिस्कशन या पूरा जजमेंट आप कहेंगे। तो धारा 433 का ये कहती है कि अगर आजीवन कारावास का दंड दिया गया है और या अगर आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है और आजीवन कारावास के रूप में उसका लघुकरण किया गया है, तो जब तक ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष का कारावास नहीं भोग लेगा तब तक उसे रेमिट नहीं किया जाएगा, यानी उसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बनती है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए था। हालांकि इस मामले में वो क्राइटेरिया लगभग पूरा हो रहा था।
तो ये कुल मिलाकर के धारा 433 और 435, 433 का और 432 की का विधि है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो विधि है इसके हिसाब से जो कुल मिलाकर के इन नट शेल, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि इन नट शेल हम कैसे इसको जान सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि समुचित सरकार, जो कि राज्य विधि के मामले में राज्य सरकार और केंद्रीय विधि के मामले में केंद्र सरकार होगी, उसको दंडादेश पाए हुए व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या किसी अन्य सेंट्रल एजेंसी द्वारा किया जाता है, तब उस आधार पर वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं छोड़ा जाएगा। ये है विधि। अब अगले स्टेप में हम जो बिल्किस बानो का टाइमलाइन है, आप कह सकते हैं, या अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा में कहें तो लिस्ट ऑफ डेट्स जो है वो क्या है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमको एकदम फैक्ट क्लियर रहे कि कब क्या हुआ था, जिससे कि हमको मामले को तारतम्य या एक सीक्वेंशियल फॉर्म में एक अपना कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनने का एक बहुत आसानी हो सके उससे। तो मैं एक एक करके वो घटनाओं को आपके सामने रखता चलता हूँ, आप बस उसको सुनते चलिए। अगर देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और ये भी बात ध्यान रखना है कि ये जो दंगा हुआ है ये इसने काफ़ी भयावह रूप धारण किया, तो इसमें किसी बहुत डिटेल में इसके नहीं जाते हुए ऊपर देख लेंगे मोटा मोटा फैक्ट क्या है। तो फरवरी 27 को 2002 में साबरमती एक्सप्रेस जो है ये अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी, जिसमें हिंदू तीर्थयात्री थे। और जबकि जब गोधरा स्टेशन पर ये खड़ी थी, तो जो यात्री थे उनमें और कुछ वेंडर्स में आपस में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके फलस्वरूप जो 3 टायर की जो तृतीय दर्जा होता है उसकी 4 बोगियों में आग लग गई। और फलस्वरूप उसमें जो है अब वो करीब 59 जो पैसेंजर थे वो जलकर मर गए। ये घटना हुई, और मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स यही हैं फाइनली कि जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने इसे एक विशेष समुदाय पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा ये आगजनी की गई है। और लेकिन ये 2003 में ये प्रूफ इट वाज कंक्लूडेड दैट इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, यानी कि ये स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिला, शेकी है वो कि आग लगाई किसके द्वारा गई। तो ये खैर अलग मुद्दा है। ये इनफैक्ट जो बिल्किस बानो का केस है, या बिल्किस बानो के साथ जो घटना घटी, वो घटना पोस्ट गोधरा राइट्स की है, यानी गोधरा राइट नहीं है, गोधरा इंसिडेंट के बाद की घटना। अब ये गोधरा इंसिडेंट हो गया, इसके बाद फिर क्या हुआ, नाउ वी कम टू मार्च 2002।
इसमें क्या हुआ कि दंगे भड़के। इसके बाद जो बुगुदरा घटना हुई, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने स्टेट वाइड लॉकडाउन यानी बंद का वो किया, और धीरे धीरे जो कम्युनल टेम्परेचर था वो बढ़ता गया। तत्कालीन सरकार ने इसे आतंकवादी घटना कहा और बाकी काफ़ी सारे धरना प्रदर्शन हुए, और उसके बाद मतलब फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए, जो कि काफ़ी स्प्रेड हुए गुजरात में, अन्य जगहों पर भी। उसमें बहुत सारे महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, बहुत सारी संपत्तियां जलाई गई, बहुत सारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया, डिमोलिश किया गया, इत्यादि इत्यादि। और इसी में ये जो बिल्किस बानो थी, यानी बिल्किस याकूब रसूल थी, इनका फैमिली भी उसी जद में आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये लोग अपना, जब इनको ये शक हुआ कि दंगे की आग फैल गई है गांव में, तो ये उस गांव को छोड़ करके चले गए, और ये वहाँ से गांव छोड़ करके कहीं और खेतों में जा करके, या रातों रात वहाँ से चलते हुए कहीं और जा करके छुप गए। खेतों में ये लोग थे। 3 मार्च को इन लोगों को देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट अबाउट 30 to 40 armed people attacked her family. They raped Bilkis Bano and 4 other women in her family, including her mother. Out of 17 in her family, 7 were murdered, including her 3-year-old daughter, and a few went missing. इनके परिवार के ऊपर हमला हुआ, उसमें कई महिलाओं के साथ रेप किया गया, इनके साथ गैंग रेप किया गया। ये उस समय 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, 19 साल की थी, और कई व्यक्तियों को मारा गया उसमें। और रात में जब ये घटना हुई तो बिल्किस बेहोश हो गई उस घटना के बाद, और जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन लोगों ने इनको मृत जानकर, यानी कि ये अनकॉन्शियस हो गई थी, और ये मृत जानकर, ये मरी हुई हैं, इनको छोड़ के चले गए। तो शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस आफ्टर 3 hours ऑफ इंसिडेंट, और 3 घंटे के बाद घटना के बिल्किस जो है वो चेतना में आई, यानी होश में आई। तब वो निर्वस्त्र थी, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। फिर उन्होंने बगल, मतलब उनके पास जो कुछ कपड़े पड़े थे, किसी तरह अपने आप को ढक करके वो बाहर निकली। वहाँ पर एक लोकल जो लेडी थी, उसने इनकी मदद की संयत होने में। और उसके बाद जो है, ये निकट के लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन का नाम है। ये 4 मार्च की घटना है, सुबह की, मार्च 4। लिमखेड़ा इस पुलिस स्टेशन को पहुंची अपनी घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो कांस्टेबल था उसने इनको कोई वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। फिर उसने इनको एक रिलीफ कैंप भेज दिया वहाँ से, और वहाँ पर भगवान की कृपा ये हुई कि अपने हस्बैंड से मिल गई। वो मिसिंग थे उस समय से, किसी तरह वो बच गए थे, ये उनसे मिल गई। उसके बाद जो है, ये इनको वहाँ पर कोई रिलीफ नहीं मिली, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन्वॉल्व हुआ पेपर में कुछ न्यूज़ को देख करके, उसने इनकी सहायता की, और फिर ये केस दर्ज हुआ, और वहाँ से शुरू हुआ कार्यक्रम, यानी कि केस शुरू किया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बिल्किस बानो के इस मामले के इनिशिएट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई अर्ली स्टेज में। इसी क्रम में ये हुआ कि 2003 के लगभग, मान के मैं यहाँ पर आपको मार्च 2003, 25 मार्च
मान सकते हैं। 25 मार्च 2003 में फाइनल रिपोर्ट फाइल की गई और यानी लोकल पुलिस ने अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर एक रिपोर्ट फाइल कर दी कि जितने भी अभियुक्त हैं उनको ट्रेस नहीं किया जा सका है और या उसमें से मिसिंग हैं, और इस आधार पर उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूँगा, कि जो मजिस्ट्रेट थे उस समय के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और एक्सेप्ट करके उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट मान करके इस मामले को वहीं पर समाप्त कर दिया। इसके बाद कुछ एनजीओस के मदद से और कुछ जागरूक नागरिकों की मदद से सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पे सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया मामला। अब आप देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा है कि धारा 435 में अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या किसी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है तब कंसल्ट करना होगा। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ बना गुजरात सरकार के निर्णय में। तो यहाँ से सेंट्रल एजेंसी ने अपना वो शुरू किया और इसी में क्रम में आप ये मान के चलेंगे, मैं एग्जैक्ट डेट देख पा रहा हूँ और वो है करीब 18 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए। गुजरात सरकार से कहा कि आप जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको आप बंद कीजिए और सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई ने इसमें बहुत प्रॉम्प्टली काम किया। मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स को कि उन्होंने विद इन 1 मंथ यानी जनवरी 2004 में 14 लोगों को अरेस्ट किया और उन्होंने विद इन 1 मंथ यानी कि फरवरी 2004 में चार्जशीट फाइल कर दी। और इसी क्रम में उन्होंने अप्रैल 2004 में फिर से 20 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, जिसमें 6 पुलिस ऑफिसर्स थे, 2 डॉक्टर्स भी थे, और इन सब को आपस में कनेक्शन करने के आधार पर वो किया गया। और सीबीआई ने इसी क्रम में जो इनकी फैमिली मेंबर्स को गाड़ दिया गया था, यानी कब्र में उनको रख दिया गया था, उनकी बॉडी को फिर से वहाँ से निकाल करके और उसका डीएनए सैंपलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और जो कुछ भी जितना भी हो सकता है टेस्ट, जांच, वो सब करवाया। उसमें से बहुत सारे व्यक्तियों के शरीर पर सर नहीं थे। सीबीआई ने बाद में उसका कारण बताया जिससे कि उनको ट्रेस ना किया जा सके कि ये कौन थे, क्योंकि उस समय जब वो बॉडीज वहाँ पे मिली बिना सर के थे, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उनको सामूहिक कब्र में दफन किया गया। तो वहाँ से उनकी बॉडी को निकलवा करके लोकेट किया सीबीआई ने, वहाँ से बॉडी निकलवाया, उसका जांच किया और उस सारे तथ्यों को इकट्ठा करके उसने मेरे पास देखिए वो है डेट है मेरे पास, करीब 21 जनवरी 2008 को उसने चार्जशीट फाइल की। और नहीं, ये 2005 में, और 2005 में चार्जशीट फाइल हुई है। तो इसी क्रम में इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि जो बिल्किस बानो थी, इन्होंने 12 एब्यूजर्स को, यानी जो 12 लोग दोषी थे उनको पहचान लिया। टीआईपी आप जानते हैं, अंडर सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट ये रिलेवेंट मानी जाती, इन्होंने उनको पहचान लिया। बहुत और सारे साक्ष्य इकट्ठा हुए, ट्रायल चला, और ट्रायल जब ये चलने लगा तब
बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के पास ये अर्जी दी कि मुझे ये विश्वास नहीं है कि गुजरात में प्रॉपर ट्रायल चलेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि मुझको यहाँ पर और को जान का खतरा है, जिससे कि उचित तौर पर यहाँ पर ट्रायल चल सके, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला ट्रांसफ़र कर दिया मुंबई, और मुंबई स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया मामला। मुंबई स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ये मामला ट्रांसफ़र किया गया। तो अब देखिए, ये मामला इनिशिएट हुआ है गुजरात में, घटना घटी है गुजरात में। एफआईआर से लेकर के जो सारे निर्णय की प्राथमिक जो प्रोसीजर है वो गुजरात में हो रहा है, लेकिन बीच में ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है मुंबई स्पेशल कोर्ट सीबीआई, वो ही कन्विक्ट कर रहा है। तो अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि दो राज्य इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक राज्य तो वह राज्य है जहां वो घटना घटी, जहां पर प्रक्रिया शुरू हुई, और दूसरा राज्य वह राज्य है जिसने उस घटना के संबंध में विचार करके निर्णय दिया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान निर्णय में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें यही बात डिसाइड किया है कि गुजरात सरकार को इस रेमिट करने के निर्णय का अधिकार नहीं था। ये निर्णय करने का अधिकार मुंबई सरकार को था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिसीजन दिया गया था। तो इसीलिए हमको इस बिंदु को भी ध्यान में रखना होगा कि ये पूरा केस ट्रांसफ़र हो रहा है मुंबई, और मुंबई में इसका ट्रायल चल रहा है और कन्विक्शन किया जा रहा है। और फिर बाद में देखिए 2008 में जनवरी 2008 में 11 व्यक्तियों को कन्विक्ट किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, और इनका दंड क्या, दोष क्या था कि गैंग रेप किया इन्होंने और मर्डर किया फैमिली मेंबर्स का। इसी 2008 के बाद इनको कन्विक्ट कर दिया, ये जेल चले गए। और फिर 2010 में इन सारे व्यक्तियों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसी निर्णय के खिलाफ ये अपील में चले गए थे, लेकिन इन लोगों ने, मुंबई हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया और नहीं माना, और कंफर्म कर दिया कन्विक्शन को। और इसी बीच में जिन दो डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को छोड़ दिया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंक्लूड करने के लिए कहा है। इसके बाद 2017 में, ये देखिए 2017 में जो 7 व्यक्ति छोड़ा गया था जिन्हें, उन्हें फिर से ऐड करने के लिए कहा, और उनकी रिलीज को डॉक्टर्स और पुलिस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देख रहे होंगे कि पूरे घटनाक्रम कैसे आकार ले रहा है, किस तरह से ये लड़ाई लड़ते हुए बिल्किस बानो आ रही हैं। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये आदेश दिया कि वे 50 लाख रुपए का कंपनसेशन एक हाउस यानी एक घर और एक नौकरी बिल्किस बानो को दें, जिससे कि उनके जो सपोर्ट है वो हो सके। और 2020 में बिल्किस बानो फिर से सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने ये कहा कि मैं जो है असंतुष्ट हूँ इस कंपनसेशन से, तो मुझको और कुछ दिलवाया जाए, जितनी मेरी
सफरिंग है उसके अलावा कुछ और दिलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए कहा, इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए कहा कि आप प्राधिकारी के पास जाइए जिसके पास ये शक्ति है या क्षमता है ये बात करने की, यानी गुजरात सरकार के पास जाने के लिए उन्हें कहा। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसी में क्या हुआ, 15 अगस्त को 15 अगस्त को ये जो इसी बीच में क्या हुआ कि 2022 को 13 साल इनके कन्विक्शन के पूरा हो रहे थे, यानी जो 14 साल की एक स्टेट्यूटरी पीरियड थी वो पूरा हो रही थी इनके रिमिट करने की। तो इन 11 व्यक्तियों ने रेमिशन एप्लीकेशन के लिए आवेदन किया, यानी गुजरात सरकार के पास इन्होंने आवेदन किया कि मुझे या हमको रेमिट किया जाए या हमको परिहार कर दिया जाए। अब जब इन्होंने गुजरात सरकार के पास इस बात के लिए किया कि आप इनको मतलब उन्होंने कहा कि हमको किया जाए, तो गुजरात सरकार ने मना कर दिया। गुजरात सरकार ने मना कर दिया कि हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं हैं और हमारे पास आपको नहीं आना चाहिए। तो उस ऑर्डर के खिलाफ ये चले आए सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को मतलब गलत है उसका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं नोट करना चाहूँगा कि 13 मई 2022 को बेंच थी, वो याद रखना है, जस्टिस अजय रस्तोगी और कृष्ण मुरारी जे, यानी जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अजय रस्तोगी, इनकी बेंच थी। इन्होंने गुजरात सरकार से कहा कि इनको रेमिट करने के लिए आप सोचिए, और उन्होंने कहा कि 1992 की रेमिशन पॉलिसी पर आप विचार कीजिए। कोर्ट ने यहाँ पर ये निर्णय दिया कि 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी है गुजरात सरकार की, उस पॉलिसी के आधार पर या उसे आधार बनाते हुए आप इन लोगों के आवेदन पर विचार कीजिए। उसका कारण ये था, अब देखिए 1992 दो रेमिशन पॉलिसीज हैं, एक 1992 की रेमिशन पॉलिसी है और दूसरा 2014 की रेमिशन पॉलिसी है। तो जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी है वो जो रेमिशन पॉलिसी है वो बहुत डाइल्यूटेड है, बहुत मतलब बहुत कठोर नहीं है। उस रेमिशन पॉलिसी के में एक बहुत, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 1.5 पन्ने का गुजरात सरकार के द्वारा, और इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया बताया गया है जो कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है कि अगर मिनिमम 13 से 14 साल का सजा कोई काट चुका है तो उसको माफ कर दिया जाए, अगर ओवरऑल कंडक्ट उसका ठीक रहा है तो। इसके लिए लोकल पुलिस का, लोकल थाने का और लोकल जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा उसका एक बार उससे राय लेकर के उसे छोड़ दिया जाए। एक बहुत सामान्य रेमिशन पॉलिसी है, यानी इस रेमिशन पॉलिसी के आधार पर अगर निर्णय दिया जाए तो इससे इन दोषियों को फायदा होता। लेकिन जो 2014 की रेमिशन पॉलिसी है वो रेमिशन पॉलिसी जो है कठोर है। उसमें 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसके आधार पर इनको नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ,
मैंने देखिए यहाँ पॉइंट जो बनाया है वो ये बनाया है कि 13 मई 2022 को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने ये बात तय किया कि 1992 की रेमिशन पॉलिसी के आधार पर इन्हें छोड़ा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण मुझको मानना चाहिए कि 15 अगस्त को 2022 को इन लोगों को छोड़ दिया गया, 11 व्यक्तियों को। इसमें 12 टोटल व्यक्ति थे, एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 11 व्यक्तियों को रेमिट कर दिया गया। गुजरात सरकार, अब देखिए यहाँ पर सोचने वाला मुद्दा ये है, दो मुद्दे सोचने वाले हैं। एक मुद्दा तो ये सोचने वाला है कि वो गुजरात सरकार जो पहले इन्हीं की एप्लीकेशन पर मना कर रही थी कि हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है और हमें छोड़ने का अधिकार नहीं है, उसी गुजरात सरकार ने कुछ महीने बाद इनको छोड़ दिया, ये मानते हुए कि उसे ही अधिकार है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे कि जस्टिस नागरत्नम्मा ने अपने वर्तमान निर्णय में बहुत क्रिटिसाइज किया है, कि जो तत्कालीन डिवीजन बेंच थी जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की, उसने ये कैसे तय कर दिया कि 1992 के रेमिशन पॉलिसी के आधार पर ही इनको छोड़ा जाए। लॉजिक ये लिया था डिवीजन बेंच ने कि जिस समय अपराध घटित हुआ उसी समय की रेमिशन पॉलिसी जो लागू होती है वो लागू मानी जाएगी। इस आधार पर उन्होंने कहा, हालांकि ये बात हमको बहुत उल्लेखनीय रूप से ध्यान में रखनी होगी कि जो वर्तमान निर्णय है जस्टिस नागरत्नम्मा का, वो काफ़ी क्रिटिसाइज करता है, वो बहुत ज़्यादा इस बात की आलोचना करता है कि ऐसा जस्टिसेस ने क्यों किया। उस पर हम नहीं जाएंगे, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, टेक्निकली वो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो बात बताना चाहूँगा कि ये देखिए, इसी निर्णय के आधार पर इन्हें छोड़ा गया है। देखिए मैंने लिखा है, अब इस छोड़े जाने में दो चीज़ें बाधा बन रही हैं। एक तो बाधा बन रही थी 2014 की रेमिशन पॉलिसी। 2014 की रेमिशन पॉलिसी जो है वो कठोर पॉलिसी है। उसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत हीनियस क्राइम के लिए दंडित किया गया है, यानी महिलाओं के रेप में, मर्डर के लिए, या बच्चों के साथ अपराध के लिए, या भारत की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले किसी अपराध इत्यादि के संदर्भ में, तब उसे रेमिट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात उसने कहा है कि अगर किसी अपराध का जो इन्वेशन है अगर सीबीआई के द्वारा या अन्य किसी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए भी ये नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये 2014 की रेमिशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो फिर से वही बात आ जाती है, इनर मॉरलिटी का नियम आ जाता है कि जब राज्य सरकार को ये डिसाइड करना था कि इन लोगों को छोड़ा जाए तो 2014 की पॉलिसी पर क्यों नहीं छोड़ा गया। हालांकि उन्होंने आधार बनाया 1992 के पॉलिसी के आधार पर छोड़ने का, वह निर्णय जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही बेंच ने दिया था। दूसरी बात यह है, मैं एक केस का यहाँ नाम उल्लेख करना चाहूँगा, और ये है लक्ष्मण नक्सर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 SC, यानी सर्वोच्च न्यायालय का 2000 में डिसाइडेड केस है। मैं आपको पढ़ करके शॉर्ट में बताता हूं। इन लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन 5 ग्राउंड्स ऑन विच रेमिशन इज कंसीडर्ड, यानी कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन क्राइटेरियाज को या उन मापदंडों को बताया जिनके आधार पर रेमिशन यानी परिहार को दिया जाएगा। पहला, whether the offense is an individual act and crime that does not affect the society. दूसरा, whether there is a chance of crime being repeated in future. तीसरा, whether the convicts had lost the potentially to commit crime. और चौथा, whether any purpose is being served in keeping the convict in person. पांचवा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट्स फैमिली, यानी कि क्या अपराध एक व्यक्तिगत कृत्य है जिससे समाज प्रभावित नहीं होता। दूसरा, क्या अपराध के दोहराए जाने की संभावना है। तीसरा, क्या अपराधी
सारभूत रूप से ऐसा हो चुका है कि अब अपराध नहीं कर सकता। चौथा, अपराधी को जेल में रखने से ज़्यादा बड़ा उद्देश्य सफल होगा। और पांचवा, अपराधी के सामाजिक आर्थिक परिवेश क्या है। तो 2014 की पॉलिसी और 2 लक्ष्मण नक्सर इत्यादि निर्णयों का उल्लंघन करके रेमिट कर दिया गया, इन्हें छोड़ दिया गया। और आप देखेंगे कि ये हुआ है 15 अगस्त 2022 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ऐसा किया जाता है। जब ऐसा किया गया तब इसका बहुत विरोध हुआ और मुख्य रूप से बिल्किस बानो चली आई सुप्रीम कोर्ट में कि उनके, देखिए, अंडर आर्टिकल 32 बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट चली आई कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और जब ये चली आई और इनको ना छोड़ा जाए तो 3 महिलाएं मुख्य रूप से, एक प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा है, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रह चुकी हैं। दूसरा सुभाषिनी अली हैं जो कि प्रमुख सोशल वर्कर हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। और शोभा गुप्ता लॉयर। इन तीनों ने और कई एनजीओज ने बिल्किस बानो को सपोर्ट किया और इन लोगों ने भी अलग अलग रिट फाइल किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इन लोगों को जेल वापस भेजा जाना चाहिए। तो यही जो रिट आर्टिकल 32 के अंतर्गत बिल्किस बानो लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में आई, यही रिट जो है बनी, आधार बनी इस बात का, जो कि निर्णय जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिल्किस बानो के जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया आदेश को। देखिए, अब बताएंगे, ये बता रहे हैं, मान के चलना है दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में रद्द कर दिया गुजरात सरकार के उस आदेश को जिसने इनको रेमिट किया था। और विदिन 15 डेज 21 जनवरी के लगभग इन लोगों को सरेंडर करने का निर्देश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। इसी क्रम में 2 और बातें उल्लेखनीय बनती हैं। वो बात यह उल्लेखनीय बनती है कि जनवरी 2024 में, देखिए, इसी निर्णय दिए जाने के बाद 2024 में वन ऑफ द कन्विक्ट्स यानी कि गोविंद भाई नागी, गोविंद भाई नई या नाई, ये उनमें से एक कन्विक्ट थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली दिया या ये फाइल की एप्लीकेशन की मुझे सरेंडर करने का समय और बढ़ाया जाए। इन्होंने जो अपना वो लिखा था कारण, इन्होंने लिखा था, इन द एप्लीकेशन गोविंद भाई सेड दैट ही इज लुकिंग आफ्टर हिज 88 years old father and 75 year old mother. He claimed that he is the only caretaker of parents. इनने कहा कि मेरा तबीयत खराब है, मैं पुअर हेल्थ और अस्थमा से गुजर रहा हूँ और मेरे 88 साल के पिता और 75 वर्ष की माँ हैं जिनका सिर्फ देख रेख करने वाला मैं हूँ। इस आधार पर जब तक मैं इंतजाम करूँ मुझे टाल दिया जाए, कुछ देर बाद कहा जाए। उसी के बाद जो है
4 और कन्विक्ट्स के द्वारा, मतलब टोटल 4, 3 और 2 सिद्धियों के द्वारा ये मांग की गई कि मुझे भी टालने के लिए कहा जाए। ये और फिर देखिए, द एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड बाय गोविंद भाई नाई, मिथिलेश चिमनलाल भट्ट एंड रमेश रूपा भाई चंदाना, हु वर अमंग्स 11 convicts and who are sentenced to life imprisonment। तो ये 3 से 4 व्यक्ति थे जिन लोगों ने ये सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की कि इनको सरेंडर करने का समय दिया जाए, और जो कि आज रिजेक्ट कर दी गई, कल या आज वो रिजेक्ट कर दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप लोगों ने बनाया है, ये बहाने जो बनाया है, या जो जिस आधार पर आप लोगों ने टाइम मांगा है, वो वास्तविक नहीं है और वो सिर्फ मामले को लटकाने के लिए है, और इसलिए आपका मतलब आपको नहीं दिया जाएगा। और फलस्वरूप अब आज का, यानी टिल टुडे, आज तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि बिल्किस बानो जजमेंट के जो चारों कन्विक्ट्स हैं, उनके द्वारा जो सरेंडर करने की अवधि को बढ़ाए जाने का वो लिया गया था, आवेदन दिया गया था, वो रद्द कर दिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनको अब सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ तक का डिस्कशन, ये पहला भाग था। इसमें हम लोगों ने पूरी क्रोनोलॉजी देखी और प्रोविजंस देखे, उसके अलावा रेशियो भी देखा कि आखिर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगले सत्र में, यानी इसके अगले भाग में, नेक्स्ट सैटरडे को, मैं इस जजमेंट के पॉइंट ऑफ लॉ को आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, ये भी बताऊंगा, कैसे क्रिटिसिज्म किया ये भी बताऊंगा। उसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानेंगे और किस टेक्निकल आधार पर ये बात मना की गई ये भी जानेंगे। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि भले ही अंग्रेजी में ही सही, लेकिन कुछ कोटेशंस हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस मामले के दौरान कहे हैं या टिप्पणी किया है, बहुत सारे हैं मेरे पास, उनको हम नोट कर लें और ध्यान रखेंगे। ये तो हमारा पहला सेगमेंट था। इस सेगमेंट के अंतर्गत जो है हम लोगों ने ये देखा कि बिल्किस बानो का मुद्दा क्या था, मामला क्या था, फैक्ट क्या थे और उस आधार पर जजमेंट क्या था। अब दूसरे सेगमेंट में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं आपको सबसे पहले देखिए साइटेशन लिख देता हूं। देखिए ये है सुरेश गरोडिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड अनदर, और ये है क्रिमिनल अपील नंबर 185 ऑफ 2004। और ये देखिए बेंच है BR गवई और संदीप मेहता की। BR गवई जे और संदीप मेहता जे, BR गवई और संदीप मेहता, और ये है सुरेश गरोडिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड अनदर, और क्रिमिनल अपील नंबर है 184/2004। सॉरी,
2024। कोई है? अच्छा, वो कोई नॉक कर रहा था, वही मैंने पूछा। ये 2024, तो ये बिल्कुल अभी डिसाइडेड है, इसी जनवरी में डिसाइड हुआ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है इसमें। क्या हुआ कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक व्यक्ति के अगेंस्ट इनिशिएट की गई, यानी एक आपराधिक मामला एक व्यक्ति के विरुद्ध शुरुआत की गई 34 सालों के बाद। यानी कि एक महिला ने ये आरोप लगाया कि 34 साल पहले इस व्यक्ति ने मेरे साथ बलात्कार किया था और उससे मेरा एक पुत्र भी है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दो बात मतलब मुद्दों के लिए या 2 पॉइंट्स के लिए मैं जो है ये आपको बताना चाहूँगा। एक बिंदु तो ये है जो कि सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं और उस सीआरपीसी में हम लिमिटेशन की बात पढ़ते हैं, आप जानते हैं धारा 368 में मामलों के संज्ञान लेने की परिसीमाओं का वर्णन किया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि 3 वर्ष से ऊपर के जो मामले होते हैं या जो अपराध होते हैं वो जो है उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो उस नियम का एक ये अपवाद हमको मिलता है कि अगर एक लॉन्ग डिले है और बाकी सारे रेलिवेंट फैक्टर्स हैं तब अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि एक जो लेडी थी वो एक ये जो संदीप गरोडिया हैं इनके साथ रिलेशन में थी 1983 में, और फिर उसके बाद इन लोगों का एक पुत्र भी हुआ और उस पुत्र का जो है वो पूरा देखरेख संदीप गरोडिया करते थे, उनको पैसा देते थे, उनका पूरा सपोर्ट करते थे। आपस में कुछ इन लोगों में जो भी दिक्कत हुआ होगा वो विवाह नहीं हुआ, वो अलग थे कोई। वो कह रहे हैं 467 में है सर जी, 467 में नहीं होगा, जहां भी है। मुझे याद आ रहा 468 में है परिसीमा, 466 से लेकर के ऑनवर्ड्स आगे तक वो चला है। और देख लीजिएगा, हो सकता है मैं मिस कर रहा हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि 2016 में इस लेडी ने कंप्लेंट फाइल किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट से होते हुए ये फाइनली हाई कोर्ट तक गया मामला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया। तो ये निर्णय हमको इसलिए याद रखना है कि हमको एक उदाहरण ये मिला कि अगर कोई बहुत लॉन्ग डिले है किसी मामले के सूचना देने में अपराध के और बाकी सारे रेलिवेंट फैक्टर हैं तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को नहीं चलने दिया जाएगा। अब पहले मैं आपको इसका फैक्चुअल कन्फ्लेक्स बता देता हूं कि वो क्या था। इसमें क्या हुआ मैं पढ़ के बताता हूं जो मेरे पास मैंने नोट किया है इसको। द केस हैज अराइजन आउट ऑफ ए कंप्लेंट गिवन बाय prosecutrix in 2016 alleging that when she was 15 years of age she was raped by appellant and a son was born out of that relationship। यानी कि जब जो अपीलार्थी थी वो मतलब जो अभियोत्री थी उस 15 साल की थी तब उनके साथ इन्होंने रेप किया था और उससे 1983 में एक पुत्र पैदा हुआ। आफ्टर कंप्लीशिंग, तो जब इन्होंने कंप्लेंट किया 2016 में तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनल रिपोर्ट फाइल किया जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये कहा कि ये बात तय हुआ कि यही इसके बायोलॉजिकल फादर हैं, यानी जो डीएनए रिपोर्ट था उससे ये बात प्रूफ हो गया। लेकिन इसी के साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने पुत्र को पूरा सपोर्ट करते हैं, पैसा वगैरह देते हैं। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया।
The concerned magistrate rejected the final report and directed the cognizance be taken on the basis of police report. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा कि हमने धारा 190 सीआरपीसी में पढ़ा है कि मे टेक कॉग्निजेंस का यूज किया गया है, यानी कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ साथ हमने जब पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि भले ही पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दे, लेकिन अगर न्यायाधीश को लगता है कि मामले में प्राइमा फेसाई कोई तथ्य हैं तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो उस बात की पुष्टि कर रहा है। और इस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ ये 482 में चले गए, जिसमें इनको रिलीफ नहीं मिला, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, यही संदीप गरोड़िया, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो एफआईआर की गई है उनको ब्लैकमेल करने के लिए की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं एग्जैक्टली वो पढ़ के बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, in the statement given by prosecutor's son, it was admitted that appellant was providing him cash, money and other facilities. It was held that magistrate was not bound to accept the investigating officer's final report. However, reasons for rejecting the same ought to have been given. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सारे रिकॉर्ड हैं उनसे जब हम गए हैं तब हमको ये पता लगा है कि उसका जो लड़का है वो एक्सेप्ट करता है इस बात को कि हमको पैसा वगैरह ये देते हैं। तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात तय किया वो ये तय किया कि जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिपोर्ट पर बाउंड नहीं है, वो चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन उसे रिजेक्ट करने के कारण को लिखना होगा कि क्यों ऐसा है। फिर लिखा उन्होंने, इफ द लंडन मजिस्ट्रेट डिसएग्री विद द फाइंडिंग ऑफ आईओ, द लीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड हिम टू गिव रीजंस टू व्हाई ही डिसएग्री विद सच ए रिपोर्ट एंड एज टू व्हाई ही फाइंड्स इट नेसेसरी टू टेक कॉग्निजेंस डिस्पाइट द नेगेटिव रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आईओ। कितनी महत्वपूर्ण बात देखिए हमको पता लगी कि अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाती है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए मतलब ये नहीं है कि ना ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कारण उसको लिखना होगा कि नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद वो क्यों विचारण के लिए बुलाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको नोट रखना चाहिए। और referring to the state of Haryana and others versus Vajanlal and others, the bench further ordered that although power to quash criminal proceedings should be exercised sparingly, the present case fell under category 5, inherent improbable obligation, and 7, presence of malafides culled out in the judgment. तो कहने का मतलब यह है, एक दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां कंफर्म किया भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को उल्लिखित करते हुए कि वहां पर हमको 482 के उन कैटेगरीज को बताया गया है जिनमें किसी एफआईआर को या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है, लेकिन इस पावर को बहुत, देखिए एक शब्द यूज किया है, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नोट करने लायक है, स्पारिंगली, SPARINGLY, स्पारिंगली का मतलब होता बहुत किफायत से, बहुत कंजूसी से इसको यूज किया जाना चाहिए। और फाइनली उसने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये निर्णय जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाता है कि 2-3 बातें इसमें बहुत मतलब अच्छे टेक्निकली लॉ के हिसाब से बहुत बढ़िया है। पहला कि बहुत लंबा समय अगर बीत गया है तो और अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसे क्वैश किया जा सकता है, संज्ञान लेने की सीमा तब उस पर लागू नहीं होगी, वो वाला नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। एक बात हो गया। दूसरी बात यह है कि मजिस्ट्रेट निगेटिव रिपोर्ट के बावजूद कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम है, लेकिन उसे उस रिपोर्ट को नकारे जाने की कारण लिखना होगा। और तीसरी बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सूचना बिल्कुल बेसलेस है और बिल्कुल किसी गलत इरादे से दी गई है तो उस 482 की शक्ति का यूज करते हुए उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को समाप्त करना उचित होगा। तो ये 3 बातें हैं जिसमें हमको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, पूजा ने एक मैसेज किया, मैं पढ़ना चाहता हूँ,
लिखा है सर कोर्ट पर वैसे ही इतना बर्डन होता है, ये लोग फालतू के बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा। दूसरी बात, अभिषेक झा केस लिखा है, समर ने क्यों लिखा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो एक तो ये केस मुझे आपको बताना था, ये एक बहुत बढ़िया केस मुझे लगा आपको बताने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए। और दूसरा केस है, देखिए ये केस भी जो मैं बता रहा हूं, ये दूसरा केस द सेकेंड वन, ये भी देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले इसका वो लिखेंगे, ये है इकराम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, और ये है क्रिमिनल अपील नंबर 2319 ऑफ 2022, ये नोट कर लेना है। और ये देखिए जो बेस करता है वो सेक्शन 427 CRPC पर है। इंटरेस्टिंग जजमेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके लिए इसको चूज़ किया आज के लिए। तो मैं आपके सामने सबसे पहले सेक्शन 427 पढ़ के बताना चाहूँगा या रेफर करना चाहूँगा व्हाट इज सेक्शन 427, सो दैट वी मे एबल टू अंडरस्टैंड द जजमेंट। देखिए ये क्या कह रहा है, जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब न्यायालय जब तक यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंड पूर्व दंडादेश के साथ भोगा जाएगा, तब ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर जिसके लिए वो पहले दंडादिष्ट हुआ था प्रारंभ होता। यानी कि वेट, प्लीज एक्सक्यूज मी। देखिए धारा 400, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, धारा 427 जो है वो दो बातों को बताती है। एक बात तो ये बताती है धारा 427 कि अगर पहले से ही कोई दंडादेश है, पहले से ही कोई दंडादेश है और फिर कोई दंडादेश दिया जाता है, यानी पहले एक सजा हो गई है और फिर से कोई दंडादेश नंबर 2 लिख देता हूं दिया जाता है, तो इस दंडादेश की समाप्ति पर दूसरा दंडादेश भोगा जाएगा। ये नियम है, यानी पहले ये फिर ये, जब तक कि न्यायालय निर्देश ना दे कि ये साथ साथ भोगा जाएगा, साथ साथ भोगा जाएगा, एक सामान्य बात है। इसी का जो दूसरा खंड है वो कहता है कि मान लीजिए पहले से कोई व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दंड भोग रहा है, यानी पहले से कोई व्यक्ति जो है आजीवन कारावास का दंड भोग रहा है और फिर उसे कोई दंड दिया जाता है, तब वो इसके साथ ही भोगा जाएगा। ऑब्वियसली चूंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है पूरे जीवन तक का कारावास, तो वो उसके साथ ही भोगा जाएगा। तो कुल मिलाकर के धारा 427 ये है कि दोनों एक मतलब अलग अलग भोगा जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, जिस मामले में हम मोहम्मद इकराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले मामले में हैं, इसमें क्या हुआ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का ये मामला है। इसमें ये जो अपीलार्थी थे, इनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत, यानी कि विद्युत का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत धारा 136 मैं लिख देता हूं, सेक्शन 136 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट,
इसके अंतर्गत इनको दंडित किया गया और 9 केसेस में इनको सजा दी गई। 9 मामले थे, यानी सेशन ट्रायल नंबर जो है 4 से 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 467 ऑफ 2020। यानी जो 9 मामले थे उनमें दंडादेश दिया गया, 2 वर्ष की सजा दी गई। इसमें 2 बातें थी, 136 और 411 CRIPC के तहत सजा दी गई। और इस क्रम में क्या हुआ कि जो ये 9 सजा थी और ये 9 सजा जो थी वो अगर 427 की हम माने तो एक के खत्म होने पे दूसरा चलेगा, तो 2-2 साल की सजा अगर हम 9 केस में दे रहे हैं तो इसका मतलब धारा 427 के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये 18 साल चलेगी। यानी पहले में 2 साल, फिर खत्म हुआ, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, इसी तरह 9 बार 2-2 साल करके चलेगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश ना दे। 427 कह रही। तो ये जब इन्होंने ये अपना पहला भोग चुके और फिर आगे चल रहा था, तब जब इन्होंने देखा कि ये तो एक लंबा स्पैन है, तब ये हैवियस कॉर्पस रेट के तहत हाई कोर्ट गए और फिर हाई कोर्ट ने जब वो बात नहीं माना, तब जो है उसी निर्णय के, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ये चले आए सुप्रीम कोर्ट कि ये उचित नहीं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को अलाउ किया, यानी इनकी बात को मान लिया और ये बात कहा कि किसी भी रूल को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता जिससे उसके मूल अधिकारों पर असर पड़े। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला था जो कि मैंने आपको शेयर किया। तो इसका मतलब अब इसमें जो पॉइंट ऑफ लॉ था और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप उसको सुन लीजिए एक बार, तो आपको एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए वो क्या कह रही है। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा फैक्ट बताता हूं, एग्जैक्टली उसी सेंटेंस का ही पार्ट है और फिर आपको उसका वो बताता हूं। इन दिस केस ट्रायल जज डिड नॉट specifically exercise its discretion within the ambit of section 427(1). Jail authorities construed that trial court direction to mean that each sentence shall run consecutively. As a consequence, Ikram appellant has to undergo 18 years of imprisonment, which will result in a great miscarriage of justice. High Court ought to have intervened in the exercise of his jurisdiction to protect appellant's precious and inalienable right of personal liberty. Appeal is allowed. Sentence imposed in the 9th trial shall run concurrently. इसमें क्या हुआ कि जो ट्रायल जज था उसने स्पेसिफिक रूप से मेंशन नहीं किया कि एक साथ चलेगा या अलग अलग चलेगा। तो जेल अथॉरिटीज ने अपने मन से ये निर्वचन कर लिया कि जबकि उन्होंने स्पेसिफिक रूप से ये बात नहीं किया है, तब इसका मतलब है कि अलग अलग जो है चलेगा ये। और इसमें जो अपीलेंट थे उन्होंने ये जो मामला था ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बिजली चोरी का था, इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, फिर ट्रायल शुरू हुआ। इसमें अक्यूज सारे ट्रायल से कनेक्टेड था बिजली चोरी से। प्ली बार्गेन इन्होंने मांगा और फिर उसके तहत इन्हें कन्विक्ट किया गया और उसमें इन्हें 2-2 वर्ष के लिए सब में वो किया गया और सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपया का फाइन दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि ट्रायल जज ने ये नहीं लिखा था कि ये अलग अलग चलेगी या साथ चलेगी। तो 3 साल जब ये जेल में इनको रहते हुए बीत गया और 2 साल ये बिता लिए, तब इनके दिमाग में आया कि ये तो साथ साथ चलना होगा वरना हम तो 18 साल रहेंगे। तब इन्होंने क्या किया, The appellant moved a petition under 226 of Constitution of India, being habeas corpus
number 460 of 2021 before the High Court of Judicature at Allahabad. और इसमें क्या हुआ, the grievance of the appellant was that the jail authorities were not justified in treating the sentence to be consecutive. The division bench of High Court has come to the conclusion that in view of provisions of section 427 of CPRPC, each subsequent term of conviction has to commence at the expiration of the imprisonment currently being undergone by the appellant. इसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये चले गए तब हाई कोर्ट ने ये तय किया कि 427 के हिसाब से एक दंडादेश की समाप्ति पर ही दूसरा दंडादेश लगेगा, और चूंकि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशन का यूज नहीं किया है, इसलिए ये 18 वर्ष तक रहेंगे। और इसी जजमेंट के अगेंस्ट 136 में एसएलपी फाइल किया। और देखिए, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन वाज फाइल्ड। Supreme Court allowed the appeal and sensitized the impugned judgment of the High Court dated 24/3/2022 and directed the sentences which have been imposed on the appellant in the 9th trial session shall run concurrently। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में निर्णय दिया कि ये सब एक साथ चलेगा। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है। 427 पर हमको ये पता लग गया। लेकिन ध्यान क्या रखना, ये हर मामले में ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, अब मैं वो बात बताता हूं। ये ऑपरेटिव पार्ट है, मोस्ट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ दैट जजमेंट है, जिससे आपको एकदम क्लियरली ये पता लगेगा कि कोर्ट क्या कह रही है। देखिए, वंस द पिटिशनर espoused the remedy of moving a writ petition under Article 226 of Constitution, the High Court ought to have noticed the serious miscarriage of justice which would occur consequent upon the trial court not having exercised specifically its discretion within the ambit of Section 427(1). इन्होंने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने अपने विवेकाधिकार को विशिष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया, तब हाई कोर्ट को गंभीर न्याय की क्षति को रोकने के लिए अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग करना चाहिए था। और द हाई कोर्ट ought to have intervened in the exercise of its jurisdiction by setting right the miscarriage of justice which would occur in the above manner, leaving the appellant to remain incarcerated for a period of 18 years in respect of his conviction and sentence in the 9th session trials of offences, essentially under the Electricity Act। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन का अधिकार है उसे युक्तियुक्त तरीके से छीना जा सकता है, अयुक्तियुक्त तरीके से नहीं छीना जा सकता। और इस मुद्दे में, इस पूरी परिस्थिति में, चूंकि हाई कोर्ट ने, जेल अथॉरिटीज ने और ट्रायल कोर्ट तीनों ने अपने डिस्क्रिशन का उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया, जो कि गंभीर न्याय की हानि में परिवर्तित हुआ, जिससे कि अपीलेंट के मूल अधिकार का हनन हो रहा था, और इसलिए अपील अलाउ की जाती। ध्यान रखना है, 427 पर ये बहुत अच्छा जजमेंट होगा। अब अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको कोटेशन लिखवाता हूं। आप जानते हैं, तो मैं एक कोटेशन लिखवा रहा हूं आपको। मैं इंग्लिश में लिखूंगा आपकी स्क्रीन पर, आप बोलूंगा भी, आपको साथ साथ नोट करते चलना है। और जहां पर आपको ज़रूरत लगेगी, जब भी जैसा आवश्यकता होगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यू मे यूज़ दैट डिस्क्रिप्शन। और देखिए, ये डिग्निटी के ऊपर है। डिग्निटी का मतलब आप जानते हैं, गरिमा। मैं लिख रहा हूं, लिखिए। देखिए, डिग्निटी इन द कंटेक्स्ट of criminalization of speech refers to a person's basic entitlement as a member of a
as a member of a society in good standing, society in a good standing, कॉमा लगाना है, his status as a social equal, as a social equal and as a bearer of human right, as a bearer of human right, and constitutional entitlements, full stop. It gives assurance of participatory, अभी मैं सबका अर्थ बता दूंगा, पार्टिसिपेटरी इक्वालिटी इन interpersonal relationships between the citizens, and between the state and the citizens, and thereby foster self-worth. ये है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ता हूं, उसकी हिंदी बताता हूं। Dignity in the context of criminalization of speech refers to a person's basic entitlement as a member of a society in good standing। यानी कि गरिमा, अगर हम उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपराधिकता घोषित करते हैं, तब उसका मूल पात्रता डिग्निटी के रूप में प्रश्नगत होती है, वो क्वेश्चन होती है। कॉमा के बाद है हिज स्टेटस एज ए सोशल इक्वल, यानी उसकी पारिस्थिति सामाजिक समता के रूप में, एंड ए बियरर का मतलब आप जानते हैं, धारक, ऑफ ए ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के धारक के रूप में, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट्स, संवैधानिक पात्रता के रूप में, यानी इन सब के को वो प्रभावित करती है। इट गिव्स एश्योरेंस, ये है हमें एश्योर करने का मतलब होता है आपको निश्चितता देना, गारंटी देना आपको, ऑफ पार्टिसिपेटरी इक्वालिटी। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेटरी इक्वालिटी का मतलब है सहभागी समता, एंड इंटरपर्सनल भी बहुत अच्छा है, पारस्परिक रिलेशनशिप्स। ये कह रहा है, ये है यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि गरिमा भी है आपका, ये हमको ये गारंटी देता है, ये निश्चितता देता है सहभागी समता, यानी हम एक समान रूप से भाग ले सकें, किसमें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी पारस्परिक संबंधों में,
किसके किसके बीच में? बिटवीन सिटीजन्स, यानी नागरिक आपस में, और एंड बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन्स, एंड देयर बाई फॉस्टर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ का मतलब होता है स्व महत्ता। तो इस पूरे कोटेशन का मतलब यह है, सार मैं आपको बताता हूं, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि गरिमा का एक भाग है, अगर हम उसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं, यानी अगर हम उसको दांडिक बना देते हैं, तो समाज के एक सदस्य के रूप में जो उसकी पात्रता है और संवैधानिक जो पात्रताएं हैं वो खो देगा। इसके अलावा चूंकि मनुष्य मानवाधिकारों का धारण करता है, संवैधानिक पात्रताओं का धारण करता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। यह है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये गारंटी देती है, ये निश्चितता देती है, या आपको निश्चिंत करती है कि आप नागरिक आपस में और नागरिक और राज्य के बीच में जो सहभाग करने का, यानी भाग लेने की क्षमता है और पारस्परिक संबंध हैं, उसके लिए वो निर्बाध रूप से इसमें भाग ले सकें, जिससे कि उनकी अपनी महत्ता को सिक्योर किया जा सके। स्क्रीन चली गई है क्या? स्क्रीन नहीं गई है, देखिए वहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। जब आ रहा है चली कैसे जाएगी आपका? अब देखिए ये किसने कहा है, अब इसको नोट कर लेते हैं। ये कहा है संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे कहा है, और वो साइटेशन क्या है देखिए, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर है क्रिमिनल 160/2020। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 160/2020। ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सब लोग लिखते चलिएगा। लिखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन freedom of speech and expression extends to reporting the proceedings of judicial institutions as well. Courts are entrusted to perform crucial function under the law. Their work has a direct impact not only the rights of citizens
but also the extent to which the citizens can accept accountability from the executive. Whose duty is to enforce the law. देखिए ये क्या कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात का. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सटेंड टू रिपोर्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल. यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थाओं की रिपोर्टिंग करने पर भी लागू होता है. कोर्ट्स आर इंटरेस्टेड का मतलब न्यस्त, टू परफॉर्म क्रूशियल फंक्शंस अंडर द लॉ. न्यायालय इस बात के लिए न्यस्त हैं या उन पर यह जिम्मेदारी है कि वे बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन विधि के अंतर्गत रहकर करें. Their works has a direct impact not only the rights of citizens. उनका कर्तव्य निष्पादन या उनका कृत्य न केवल नागरिकों पर सीधे प्रभाव डालता है, but also the extent to which the citizens can exact accountability from the executive. यानी कि न केवल उन पर डालता है बल्कि उनके उस जिम्मेदारी पर भी डालता है जो कि कार्यपालिका से उनके संबंधों में है, जिनका कार्य whose duty is it to enforce the law. यानी कि जिनके ऊपर विधि के लागू करने की जिम्मेदारी है. तो ये कोटेशन भी उस महत्व को बताता है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में है. और देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर. और सिविल अपील नंबर 1767/2021. और जज हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़. डॉक्टर जस्टिस लिखेंगे, डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़. तो ये दोनों कोटेशंस इंपॉर्टेंट हैं, मुझे अच्छे लगे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के संबंध में. इसको नोट कर लेना है और यूज करना है. जहां पर आपको उचित लगे वहां पर यूज कर लेना है. अब क्विकी का सेक्शन है, आज मैंने आपके लिए लिया है इसमें. और इसमें मैं आपको विद इन 60 सेकेंड यानी 3 से 4 लाइनों में आपराधिक मानववध और हत्या का संबंध बताऊंगा.
आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 के अनुसार जब किसी मानव की मृत्यु आशय या ज्ञान के साथ कारित की जाती है तो उसे आपराधिक मानववध कहते हैं। और जब ये उस मनस्थिति के साथ होती है जिसमें कि मृत्यु की निश्चितता होती है तब इसे हम हत्या कहते हैं, तब इसे धारा 300 हत्या कहती है। धारा 300 के अनुसार अपवाद की 5 परिस्थितियों में अगर आपराधिक मानववध कारित किया जाता है तो हत्या होगा, लेकिन हत्या होने के बावजूद उसे आपराधिक मानववध की श्रेणी में ही माना जाएगा, हत्या की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपराधिक मानववध 2 श्रेणियों का होता है। एक वह श्रेणी होती है जबकि वो आपराधिक मानववध हत्या नहीं बनता है और जिसका दंड धारा 304 के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है को दंडित किया गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे धारा 300 की 4 परिस्थितियों में तथा 299 की पहली परिस्थिति में कोई भी आपराधिक मानववध हत्या माना जाता है और उसका दंड धारा 302 में वर्णित किया गया है। तो ये आज का पूरा सत्र था लीगल एप्टीट्यूड की क्लास का। अब समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, लेकिन अगली क्लास में चूंकि हमको बिल्किस बानो का ही दूसरा पार्ट करना है तो उसके दूसरे पार्ट के साथ मिलूंगा आपसे, और उसी क्रम में कुछ नए जजमेंट्स रहेंगे, नए कोटेशंस रहेंगे या कुछ नई क्विकीज रहेंगी। ये भी, हाँ, मैंने एक और बात आज आपके लिए इस सत्र को समाप्त करने के पहले मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि मैंने ये आपके लिए सोचा है कि जब हम लीगल एप्टीट्यूड की क्लास रखें तब हम जो है ये भी देखें कि कुछ न कुछ जो लीगल करंट है वो ज़रूर हमको पता रहे, और उसी क्रम में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कुछ न कुछ लीगल करंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ।